अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। जी बच्चों, आज हम चैप्टर 20 का लेक्चर नंबर 6 पढ़ेंगे और इस लेक्चर के अंदर हम कुछ नई चीज़ें डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे वाटर स्कैरिसिटी। पानी की जो किल्लत है वो पाकिस्तान के अंदर क्यों है, उसकी क्या वजूहात हैं, और इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि ये जो स्कैरिसिटी ऑफ प्रॉब्लम है, ये जो पानी की किल्लत है, इसको हम किस तरह से दूर कर सकते हैं। और लास्ट पर हम एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ेंगे न्यूट्रिएंट्स के बारे में, द एलिमेंट्स विच आर एसेंशियल फॉर द प्लांट ग्रोथ। ठीक है, तो लास्ट तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं बेटा आज का टॉपिक, वाटर स्कैरिसिटी इन पाकिस्तान। जी बेटा देखें, अगर हम स्कैरिसिटी की बात करें तो इसको हम कहते हैं किल्लत, कमी हो जाना। किल्लत किसी चीज की कमी, हमें वैसे सिंपल समझ आती है, लेकिन इसको हम यूं कह सकते हैं कि जैसे आप बाजार में कुछ चीजें खरीदने जाते हैं, आपने एक बैग लेना है, आपने शूज भी लेने हैं, एक शर्ट भी लेनी है, लेकिन आपके पास जो पैसे हैं वो है सिर्फ 500 रुपीज है आपके पास, लेकिन जो आपने चीजें बाय करनी है, खरीदनी है, वो बहुत ज्यादा है। तो इसको हम कहते हैं कि हमारे पास पैसों की किल्लत है। अब इसी को हम यहाँ पर फिट करेंगे कि जब हम वाटर स्केरिसिटी की बात करते हैं, इसका मतलब पाकिस्तान के अंदर पानी की जरूरत तो बहुत है, लेकिन हमें जो पानी मिल रहा है वो क्या है, बहुत ही कम मिकदार में अंदर है। तो इसको हम कहते हैं स्केरिसिटी ऑफ द वाटर इन पाकिस्तान। तो ये हमारा आज का मेन टॉपिक है। तो बेटा जरा देखिएगा, हाँ, अगर हम पूरी वर्ल्ड की बात करें तो पूरी वर्ल्ड के अंदर जितना भी एरिया है, उस एरिया को हम डिवाइड करते हैं डिफरेंट रीजन्स के अंदर। इट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट रीजन्स। इसको डिफरेंट रीजन्स के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है। लेकिन ये रीजन्स किस बेस पर डिवाइड करते हैं, हम देखते हैं इनके अंदर एनुअली रेनफॉल कितना है, इनमें सालाना बारिशें कितनी होती हैं। ठीक है, तो उसकी बेस पर एक वो रीजन निकलता है जिसके अंदर बारिशें बहुत ज्यादा होती हैं, वेरी हाई रेनफॉल। ऐसे रीजन को हम नाम देते हैं रेन फॉरेस्ट। एक वो रीजन होता है जहां पर वेरी लो रेनफॉल होता है, उसको हम नाम दे देते हैं डेजर्ट, सहरा भी हम इसको कहते हैं। और एक वो वाला रीजन है जहां पर ना तो बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, ना ही बारिश बहुत कम हो रही है, मतलब मॉडरेट रेनफॉल होता है। तो ऐसे रीजन्स को हम कहते हैं ग्रास लैंड्स। तो ये तो दुनिया की बात हो गई। क्या पाकिस्तान में भी ऐसा है? तो हम कहते हैं यस, पाकिस्तान के अंदर भी क्या किया जाता है, पाकिस्तान के अंदर भी इसी की बेस पर डिफरेंट रीजन्स में डिवाइड किया जाता है। अब हम बात करते हैं पाकिस्तान की। अगर हम पाकिस्तान में देखें तो बेटा पाकिस्तान जो है, इसको हम कहते हैं ये ऐसे रीजन में आता है दैट इज सेमी एरिड रीजन। व्हाट इज मीन बाय सेमी एरिड रीजन? इसको हम कहते हैं ये हमारा नीम खुश्क इलाका है। नीम खुश्क इलाका मतलब पाकिस्तान एक ऐसा रीजन है जो नीम खुश्क है। नीम खुश्क का मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पर ना तो ज्यादा बारिश होती है, ना ही कम बारिश होती है, मतलब लिटल रेनफॉल होता है, लिटल रेनफॉल। लेकिन इतना कम भी नहीं जितना कि डेजर्ट में होता है कम, लेकिन इतना कम नहीं होता जितना डेजर्ट्स के अंदर होता है। तो हम कहते हैं पाकिस्तान एक सेमी एरिड रीजन है, मतलब यहाँ पर भी तो वाटर शॉर्टेज की प्रॉब्लम्स हमें फेस करना पड़ती हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें तो पाकिस्तान के दो रीजन्स हैं। एक आते हैं नॉर्दर्न एरियाज, या नॉर्दर्न पाकिस्तान भी आप इसको कह सकते हैं। पाकिस्तान नॉर्दर्न के अंदर जो एनुअल रेनफॉल होता है, एनुअली रेनफॉल, तो बेटा ये जो एनुअल रेनफॉल है इंक्लूडिंग पंजाब, ये जो रेनफॉल है ये चलता है 250 टू 600 mm पर ईयर। ये एक तरह का यूनिट है जिसे हम
ये देखते हैं कि सालाना किसी इलाके के अंदर कितनी बारिशें हुई हैं, तो हम कहते हैं mm इन मिलीमीटर्स पर ईयर, एक साल में कितने मिलीमीटर्स पर ईयर, तो ये हम एक तरह का यूनिट यूज करते हैं। तो पंजाब के अंदर और नॉर्दर्न एरियाज के अंदर जिसमें स्कर्दू आता है, गिलगित आता है, तो ये सारे जो रीजन्स हैं इनके अंदर ये रेनफॉल होता है, मतलब थोड़ा सा निस्बतन ज्यादा है। और स्पेशली ये ज्यादा पंजाब में कब होता है, मूनसून के अंदर, जब मूनसून आते हैं, बारिशों का सीजन आता है, तो फिर ये ज्यादा होता है। अगर इसी के ऑपोजिट हम साउथर्न पाकिस्तान की बात करें, तो साउथर्न पाकिस्तान के अंदर इसकी मिकदार कम हो जाती है। साउथर्न पाकिस्तान में इसकी मैक्सिमम भी जो लिमिट आती है वो आती है 200 mm पर ईयर्स। ये सारे एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में ये रेंज पूछी जा सकती है। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर तो बहुत कम है, तो हम कहते हैं इन इलाकों में खुश्की ज्यादा है, गर्मी ज्यादा है, बारिशें भी कम होती हैं, तो ये सारी चीजें आती हैं। साउथर्न पाकिस्तान में कुछ रीजन्स के नाम मैं बता देता हूँ, जैसे हैदराबाद आता है, इसके अंदर सक्खर आता है, उसके साथ कराची आता है, तो ये सारे जो है ये इस एरिया के अंदर आते हैं। क्लियर है बेटा? तो हमने पढ़ा कि नॉर्दर्न और साउथर्न पाकिस्तान में रेनफॉल कितना कितना होता है, वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर दिया। अब हम देखते हैं कि पानी की प्रॉब्लम तो है, लेकिन ये प्रॉब्लम के कुछ फैक्टर्स भी तो होंगे, किस वजह से ये कम हो रहा है पानी, या पानी की किल्लत का हमें सामना करना पड़ रहा है, तो हम इसके कुछ फैक्टर्स पढ़ते हैं। इन फैक्टर्स को मैं वन बाय वन सारों को डिटेल से डिस्कस करूंगा, तो देखिएगा बेटा। सबसे पहला जो फैक्टर है, इसको हम नाम देते हैं लो रेनफॉल। पहली जो वजह बनती है वो ये है कि बारिश ही कम होती है, ठीक है। और दूसरी अगर हम बात करें तो ग्रोथ इन पॉपुलेशन, आबादी बढ़ रही है, ऑब्वियसली लोगों को पानी की जरूरत ज्यादा पड़ेगी पीने के लिए, वैसे यूजेज के लिए, तो पानी की जरूरत क्या हो रही है, बढ़ रही है। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, इसके हम पढ़ते हैं फ्लड इरिगेशन। फ्लड इरिगेशन क्या होती है? इरिगेशन का मतलब होता है आबपाशी, मतलब खेतों को पानी देना। फ्लड इरिगेशन क्या होती है? फ्लड इरिगेशन हम कहते हैं आपने एकदम से क्या किया, नहर को तोड़ा और वो सारा पानी हमारे खेतों में आ गया। मोस्टली जैसे हम चावल की गंदम को, चावल की फसल को जो है वो काश्त, जब उसको फसल को पानी लगाते हैं तो बहुत ज्यादा पानी खड़ा कर देते हैं फसल के अंदर, तो ये सेम ऐसे ही होता है। लेकिन ये वाला जो एक तरह का सैलाब आ जाता है, पानी बहुत अंधाधुंध पानी दिए जा रहे हैं, सारे फसलों को मिल रहा है, लेकिन इससे वाटर का लॉस बहुत ज्यादा होता है। इससे क्या नतीजा निकलेगा, जब ज्यादा पानी निकलेगा, ऑब्वियसली फसल ने जितना अब्जॉर्ब करना उतना ही करेगी, लेकिन बाकी सारा पानी क्या करेगा, बुखारात बन के वेपर्स की फॉर्म में उड़ जाएगा। और यहाँ कई जगहों पे ऐसा होगा कि ज्यादा डीप वाटर जाके अब्जॉर्ब हो जाता है, तो वो एक तरह से देखा जाए तो हमें तो अवेलेबल नहीं है, तो ये एक इसकी बड़ी वजह है। उसके साथ हम देखें तो क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज जो है ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। क्लाइमेट चेंज के अंदर हम देखते हैं बेटा, जैसे अभी हम बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, बारिश आती है, लेकिन वो उसका फायदा क्या होता है? अगर हम बात करें तो सारे क्या हुआ, ग्लेशियर्स मेल्ट हुए, सारी आइस बह के आ गई, वो एक ही दफा सारा पानी चला जाता है, सारा कुछ बहा के ले गया। देखने में तो ऐसा लगता है जैसे पानी बहुत ज्यादा है, लेकिन पानी हमारे लॉन्ग टर्म के यूज के लिए नहीं बचता, ठीक है बेटा। तो ये एक इसकी रीजन है। नंबर 5 पे हम देखेंगे, एक हमने देखा लो रेनफॉल, ग्रोथ इन पॉपुलेशन, फ्लड इरिगेशन एंड क्लाइमेट चेंज, और एक हम देखेंगे कि जो वाटर मैनेजमेंट है, ये बहुत पुअर है। मतलब पानी जो है वो कुछ इलाकों को ज्यादा दे दिया जाता है, कुछ को बिल्कुल ही नहीं मिलता, ठीक है। तो ये इसको हम कहते हैं कि हमारा जो वाटर मैनेजमेंट का सिस्टम है ये बहुत वीक है, कि ऐसे रीजन जहाँ पे पानी की जरूरत है वहां पे पानी मिल नहीं रहा, और कुछ ऐसे रीजन है जहाँ पे पानी कम चाहिए, उनको ज्यादा जो वाटर है वो सप्लाई किया जा रहा है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि पानी की स्केरिसिटी की क्या वजूहत हैं पाकिस्तान के अंदर, उसके क्या फैक्टर्स हैं, कौन कौन सी चीजें इसको मुतासर करती हैं जिन वजह से ये हो रहा है, तो ये आपने कुछ पॉइंट्स जो है ये लिखते हैं। उसके बाद बेटा देखेंगे कि अगर ये सारे प्रॉब्लम्स हैं तो फिर इनको सॉल्व किस तरह से करना है, इसके लिए कुछ स्ट्रेटजीज तो होनी चाहिए। तो हम कहते हैं कुछ हमने इसके लिए स्टेप्स यूज करना है, कुछ स्ट्रेटजीज करनी है।
हमें कुछ तो इसके लिए तदाबीर इस्तेमाल करनी पड़ेगी, कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे। नंबर 1, पहला स्टेप हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, जैसे ही मानसून आएगा, बारिशें ज्यादा होंगी, तो हमें क्या करना है बेटा, हमें वहां पर ऐसा सिस्टम डेवलप करना है जो वाटर को स्टोर करे, स्टोरेज ऑफ वाटर। पानी को ज्यादा से ज्यादा हमें स्टोर करना है, और पानी को ज्यादा से ज्यादा हम स्टोर कैसे कर सकते हैं, डैम्स बना के। क्लियर, डैम्स बनाए ज्यादा से ज्यादा, ताकि जब बारिश आए तो उन पानी को स्टोर कर ले जाए, फिर फ्लड भी आते हैं तो फिर भी पानी को क्या किया जाए, स्टोर किया जाए। तो ये आपने देख लेना बेटा। उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो आपको क्या करना है, क्लाइमेट चेंज से निपटना है। क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज से दो तरह से निपटा जा सकता है। एक तो ट्रीज को ज्यादा से ज्यादा ग्रो करवा के, ट्री प्लांटिंग से, या प्लांटिंग ट्रीज, ये आपने देख लेना है। और दूसरा जो रीजन है वो आप कह सकते हैं कि हमें पोल्यूशन को कंट्रोल करना है। पोल्यूशन कंट्रोल करेंगे, ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगी, जिसकी वजह से जो है वो सारा कुछ ही ऑलमोस्ट कंट्रोल हो जाएगा। तो ये आपने एक चीज देख लेना है। दूसरा, हमें अपना जो वाटर मैनेजमेंट का सिस्टम है, वाटर मैनेजमेंट, इसको थोड़ा सा बेहतर बनाने की जरूरत है। क्लियर, तो ये आपने कुछ पॉइंट्स जो है इनको देख लेना है। एक तो जब बारिशें आएंगी उनको जो है वो क्या करना है, स्टोर करना है पानी को, किसी तरह से रिजर्वर्स बना के, जखायर के लिए कुछ पानी दे के। और क्लाइमेट चेंज जो है उसको क्या करना है बेटा, हमें कंट्रोल करना है। और लास्ट पर है हमें अपनी वाटर मैनेजमेंट को बेहतर बनाना है। अच्छा, एक इसकी ना एक फैक्टर इसका रह गया था पीछे, उस फैक्टर के अंदर एक वर्ड आएगा, डिप्लीटिंग ऑफ एक्वाफाई, एक्विफर्स। ये एक्विफर्स क्या होते हैं बेटा, ये होता है जेरे जमीन पानी के जखायर, जेरे जमीन पानी के जखायर। पानी के नीचे जो जखायर हैं, सॉरी जमीन के नीचे जो पानी के जखायर हैं, उनकी भी डिप्लीशन हो रही है। डिप्लीशन मीन खत्म होना, तो वो भी खत्म हो रहे हैं। अब देखें, जैसे पानी बारिश ज्यादा हुई, वो पानी क्या होता है, जमीन के नीचे जाके जज़ब हो जाता है। फिर वो पानी जो है उसको हम कुओं के जरिए, वेल्स खोद के या ट्यूबवेल के जरिए उसको नीचे से ऊपर लेकर आया जाता है। ठीक है, तो ये तब होगा अगर तो पानी नीचे है तो फिर ही आएगा, लेकिन अगर वो पानी के जखायर ही खत्म हो रहे हैं, पानी नीचे जा ही नहीं रहा, तो इससे क्या होगा, फिर जेरे जमीन पानी भी खत्म हो जाएगा। तो बेटा ये इसके कुछ पॉइंट्स थे जिसकी वजह से हम वाटर स्केरिसिटी जो है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसके कुछ फैक्टर्स, इसके कुछ रीजंस। और अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। इस टॉपिक के अंदर बेटा हम पढ़ने वाले हैं एलिमेंट्स एसेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट, ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स की ग्रोथ के लिए जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, और वो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, इनको हम न्यूट्रिएंट्स का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं बेटा, न्यूट्रिएंट्स। ऐसे फैक्टर जो पौधों की ग्रोथ के लिए जरूरी होते हैं, इनको क्या नाम दिया जाता है, न्यूट्रिएंट्स का नाम दिया जाता है। अब ये न्यूट्रिएंट्स की दो हम क्लासिफिकेशन करते हैं। एक वो वाले जो थोड़ी क्वांटिटी में रिक्वायर्ड है, विच आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट, इसको हम कहते हैं, दे आर नोन एज माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। इनको हम क्या नाम देते हैं बेटा, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। वो वाले न्यूट्रिएंट्स जो पौधे को कम मिकदार में चाहिए, उनको हम नाम देंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। और वो वाले जो ज्यादा मिकदार में चाहिए, विच आर रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटी, इनको हम नाम देते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। क्लियर है, तो ये इनकी सिंपल सिंपल एक एक डेफिनेशन थी, इसको आपने देख लेना है। नेक्स्ट हम इन्हीं में डिफरेंस पढ़ेंगे, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। अगर हम इनकी बात करें तो हम कहते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो वाले थे जो पौधे को कम मिकदार में चाहिए थे। इनकी कुछ एग्जांपल्स हैं, इसमें आ जाता है बेटा आयरन, मैग्नीज। क्या, तो ये इस तरह के कुछ और एलिमेंट्स। इसी तरह मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आ जाएगा कैल्शियम, पोटाशियम,
नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन। तो ये वाले जो एलिमेंट्स हैं इनको हम कहते हैं, फास्फोरस भी आ सकता है। तो ये वाले जो एलिमेंट्स हैं इनको क्या नाम दिया जाता है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। अब ये इसकी एग्जांपल्स थी। अब हम देखते हैं इनकी रिक्वायरमेंट कितनी होती है। अगर इनकी रिक्वायरमेंट्स की बात की जाए तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो है ये पर एकड़ की बेस पर अगर देखा जाए तो ये हमारी अर्थ को या हमारी सॉइल को जो है वो चाहिए होते हैं सिर्फ 6 ग्राम टू 200 ग्राम्स। 6 ग्राम से लेकर 200 ग्राम तक पर एकड़ में चाहिए। एकड़, हम इसको एक किला भी कह सकते हैं। तो एक किले के अंदर या एक एकड़ के अंदर इनकी कितनी रिक्वायरमेंट होती है, 6 ग्राम से लेकर 200 ग्राम तक। लेकिन क्योंकि ये ज्यादा मिकदार में चाहिए तो ये इनकी जो रेंज है दैट इज 5 kg टू 200 kg। ये हमारी अर्थ को चाहिए पर एकड़ में 5 किलोग्राम टू 200 किलोग्राम, मतलब हमें काफी मिकदार में बोरे भर भर के इसको डालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ज्यादा मिकदार में चाहिए होते हैं, ये कम मिकदार में चाहिए होते हैं। अगर ये थोड़ा से ज्यादा मिल भी जाएंगे प्लांट को तो पौधे को नुकसान कोई नहीं होगा। लेकिन अगर हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करें तो दे आर हार्मफुल इफ दे आर टेकन इन लार्ज एक्सेस। ये क्या होते हैं, हार्मफुल हैं अगर हम इनको एक हद से ज्यादा पौधे को प्रोवाइड करते हैं। तो हम कहते हैं ये हार्मफुल होते हैं इफ दे आर प्रोवाइडेड टू लार्ज क्वांटिटी। अगर हम इनको लार्ज क्वांटिटी में प्रोवाइड करेंगे तो ये पौधे के लिए क्या होंगे, नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये आपने एक चीज नोट कर लेनी है। नुकसानदेह किस तरह से है, जैसे लेट्स सपोज मैं आपको कहता हूँ डॉक्टर ने आपसे कहा भाई आपको ना एक टैबलेट जो है वो एक टाइम पे खानी है, एक सुबह के टाइम खानी है, एक दोपहर के टाइम खानी है, एक शाम के टाइम खानी है। लेकिन आप क्या कहते हो, नहीं हमने तो जल्दी सेहतयाब होना है, तो आप जो है वो तीनों टैबलेट एक ही टाइम खा लेते हो, तो वो साइड इफेक्ट्स करते हैं। तो सेम इसी तरह से हम पौधे की बात करें तो कुछ तो स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए, बहुत जरूरी है, लेनी भी पड़ेगी। तब तक जब तक ये लेंगे नहीं तो पौधे सही तरह से ग्रो नहीं करेंगे। जैसे हम मेडिसिन नहीं खाएंगे तो सेहतयाब नहीं होंगे, लेकिन अगर एक ही दवा सारी यूज कर लोगे तो फिर नुकसान है। ठीक है, किडनीज को डैमेज कर सकते हैं। सेम ये भी पौधों की ग्रोथ को डैमेज कर सकते हैं, हार्मलेस जो है हार्मफुल होते हैं। क्लियर है बेटा, तो ये इनके बारे में कुछ डिफरेंस था। आज के टॉपिक में हम इतना ही पढ़ेंगे। लास्ट पर मैं आपको एक पिक शेयर करूंगा जिसके अंदर दोनों टॉपिक्स की प्रॉपर हेडिंग्स बनी होंगी, तो लास्ट तक वीडियो को देखना, बल्कि देख ही लिया होगा आपने, तो ये पिक्चर को भी लाजमी देखिएगा। कुछ बच्चे जिनको हेडिंग्स लिखने में प्रॉब्लम आ रहा होगा तो वो इस पिक्चर को लाजमी देखिएगा। थैंक यू सो मच। ये हमारा आज का लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बेटा हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजर्स और उनकी टाइप्स। क्लियर है? ओके जी, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच।